Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So today we are discussing the paper chapter test of magnetism. So I hope you have done all the questions and evaluated it for yourself. So first question is, the mains power supply of a house is through a 2 ampere fuse. How many 50 watt bulbs can be used in this house at the normal voltage? तो यहाँ पे हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने बल्ब हम यूज़ करेंगे तो वो 2 एम्पियर के नीचे होना चाहिए, राइट। सो अगर हम एक बल्ब की बात करें, फॉर 1 बल्ब पावर रेटिंग इज गिवन एज 50 वाट एंड वोल्टेज, नॉर्मल वोल्टेज मतलब कि आपको लेना है 220 वोल्ट्स। अब इसमें हम करंट निकाल लेंगे। सो आई विल बी इक्वल टू 50 पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। ये आपको पता है P डिवाइडेड बाई V, बिकॉज P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो फ्रॉम हियर आप देख सकते हैं यू विल गेट 2 पॉइंट, यहाँ बचेगा 0 पॉइंट। चलो करंट को अभी ऐसे ही रखते हैं। सो दिस इज द करंट और हमें टोटल करंट कितना चाहिए, 2 एम्पियर होना चाहिए टोटल करंट। 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो एक बल्ब का करंट अगर इतना है तो लेट्स से n बल्ब्स हैं, n बल्ब का करंट कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 22, है ना। ये एक बल्ब का करंट है इंटू n। सो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट 44 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 8 पॉइंट समथिंग। 8 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब कि हम अब बल्ब हम क्या कर सकते हैं, बल्ब इज गोइंग टू बी, नंबर ऑफ बल्ब इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर नंबर ना, ऐसे डेसिमल में तो नहीं होगा। तो अगर हम 8 पॉइंट समथिंग आया, इसका मतलब हम या तो 8 बल्ब रख सकते हैं या फिर 9 बल्ब रख सकते हैं। अगर 9 बल्ब रखेंगे तो करंट 2 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और अगर तो फिर कभी भी हम जब भी चालू करेंगे वो फ्यूज़ ही उड़ेगा, इसलिए हम 9 बल्ब नहीं रखेंगे, 8 बल्ब रखेंगे। क्लियर है ये चीज़। 8 बल्ब में करंट विल बी लेस देन 2 एम्पियर और अगर धोखे से ज़्यादा होता है तो फिर फ्यूज़ जो है ब्रेक हो जाएगा। सो 8 बल्ब विल बी द आंसर विच इज़ गिवन इन द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इन योर सिटी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स 40 पैसे पर किलोवाट आवर, यू पे फॉर। हम किस चीज़ के लिए पे करते हैं, डू वी पे फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, नन। किस चीज़ के लिए, कौन सी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, डू वी कंज्यूम करंट, हम करंट कंज्यूम नहीं करते। डू वी कंज्यूम चार्ज, नो, करंट आता है और चला जाता है, चार्जेस फ्लो होते हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं एवरीवेयर। सो वी पे फॉर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अ मैग्नेटिक फील्ड line is used to find the direction of south to north, a compass needle, a bar magnet, magnetic field. So magnetic field lines जो हैं वो आपको magnetic field का direction देती हैं at a particular point, ठीक है। Question number 4, the mains power supply of a house is through 20 ampere fuse. When 1500 watt heater is used in this house, how many 100 watt bulbs can be used simultaneously? The supply is 220 volt and the appliances are rated for 220 volts. So fuse है 20 एम्पियर का, हाँ, और एक है हमारे पास 1500 वाट का हीटर और दूसरा है हमारे पास 100 वाट के बल्ब्स। अब ये बल्ब हमें कितने लगाना है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो टोटल करंट दैट कैन बी देयर इज लेस देन और इक्वल टू 20 एम्पियर्स। सो पहले हम इसका करंट देख लेते हैं। तो करंट इन हीटर विल बी इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। कितना आया, ये बन जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 11 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद करंट इन बल्ब देख लेते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी 100 डिवाइडेड बाई 220। कितना आएगा ये, 5 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसका और ऐसे n बल्ब्स का जो करंट का सम होगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20 वोल्ट्स। तो चलो 20 वोल्ट्स के 20 एम्पियर के इक्वल करते हैं। तो 75 बाई 11 ये एक हीटर का हो गया, प्लस n बल्ब का कितना हो जाएगा, 5n बाई 11। इसको इधर लेके जाओ, यू विल गेट 220, ठीक है ना। 220 इज इक्वल टू 75 प्लस 5n। सो इसको इधर लेके आओ, 5n इज इक्वल टू 220 माइनस 75। सो n विल बी इक्वल टू 220 बाई 5 माइनस 75 बाई 5, यू विल गेट, ये हो गया हमारे पास 4 माइनस 15। सो n इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 44, 34, 29। n इज इक्वल टू 29।
सो वी कैन यूज़ 29 बल्ब्स, 29 बल्ब यूज़ करेंगे तो एग्जैक्टली इतना करंट फ्लो होता रहेगा, है ना। इफ़ वी यूज़ 1500 वॉट हीटर और 100 वॉट बल्ब कितने 29 बल्ब्स, तो मैक्सिमम करंट इतना फ्लो होगा। इससे ज़्यादा अगर होता है तो वो ओवरलोडिंग हो जाएगी, है ना, और ओवर रेटेड मतलब करंट ज़्यादा हो जाएगा रेटिंग से, एंड देन फ्यूज़ जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सो बी ऑप्शन 29 बल्ब्स। क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर। कैसी होती हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर? इट इज़ पैरेलल टू द एक्सिस एंड यूनिफॉर्म एवरीवेयर। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। along the axis and parallel to each other, yes. circular but they do not intersect each other, B. circular होती ही नहीं, C. circular होती ही नहीं, D. all of these. So A option is correct. Sixth question, a strong bar magnet is placed vertically above a horizontal wooden board. एक wooden board लिया हमने इस तरीके से, and we have kept a bar magnet on it. A strong bar magnet is placed vertically above a horizontal wooden board. The magnetic line of force, अब जैसे हम प्लेन में जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनाते हैं ना, तो सिर्फ हम इस प्लेन में दिखा पाते हैं, बट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज गोइंग टू बी एवरीवेयर। जैसे अगर हमने मैग्नेट को यहाँ पे रखा तो यहाँ से स्टार्ट होगी, लेट्स से दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो नॉर्थ साउथ ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, फिर नीचे से भी जाएंगी, इधर से भी जाएंगी। सो एवरीवेयर द इन 3D पूरे यहाँ से शुरू, यहाँ पे अगर बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ से इस जगह पे हर तरफ से जाएंगी, इस तरफ से, इन ऑल द डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी देयर। हम यहाँ पे सिर्फ 2D बना सकते हैं बिकॉज ये एक प्लेन है, यहाँ पे हम 3D नहीं बना सकते। सो दैट्स वाई वो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही प्लेन में होगी, बट इट इज़ गोइंग टू बी एवरीवेयर इन 3D। हर जगह से, यहाँ से शुरू होकर ऐसे गई तो ये कहीं से भी जाएगी, सारे के सारे जितने प्लेन्स हैं सब में ये प्रेजेंट होगी। सो इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए है ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउ प्लेन अराउंड द मैग्नेट। सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी क्या? सिर्फ इस तरीके से होंगी। दूसरा है ओनली इन वर्टिकल प्लेन, या फिर सिर्फ इस तरीके से होंगी। थर्ड है इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन वर्टिकल प्लेन्स, इन ऑल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट। तो क्या ऑप्शन होगा? इन ऑल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 7, blank are generally made up of pure tin or an alloy of tin with other metals like copper. तो yes, हम लोग जो मेन चीज़ होती है वो टिन वी यूज़ इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूज़ वायर। तो यहाँ पे लिखा है मेटल वायर्स, मेटल वायर्स में तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ कॉपर, ठीक है। सर्किट में अगेन कॉपर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, वी यूज़ टिन, प्योर टिन या फिर एलॉय ऑफ अ टिन, एलॉय ऑफ टिन टू मेक द फ्यूज़ वायर। ऑप्शन बी 7th क्वेश्चन में। 8th है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ यूज टू प्रिवेंट फर्स्ट शॉर्ट सर्किट, बी ओवरलोड। येस, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट बोथ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। सो ऑप्शन ए है ओनली ए, ऑप्शन बी इज़ ओनली बी, सी इज़ बोथ ए एंड बी, डी इज़ नन ऑफ दीज। सो सी इज़ द करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ओवरलोडिंग हैपन्स बिकॉज फर्स्ट ऑफ कनेक्टिंग मैनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट, बी शॉर्ट सर्किट्स, C of hike in the supply voltage, D any of these. So यहाँ पे जो तीनों कंडीशन है A, B and C, because of all these three, overloading or the more current, rating से ज़्यादा current can flow in all the three cases of connecting many appliances to a single socket. Yes, it can happen. Short circuit, there will be a huge amount of current. C, hike of supply voltage, अगर suddenly से बहुत ज़्यादा 220 वोल्ट से बहुत high voltage supply हो रहा है, that time also the current will be huge. So D, any of these is going to be correct. 10th, which of the given correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Long straight wire के पास magnetic field line कैसी होती हैं? Circular होती हैं. So option A है the field consists of straight line perpendicular to the wire. No, they are saying कि अगर wire ऐसा है तो field lines ऐसी होंगी. It's not like that. B, the field consists of straight line parallel to the wire. Wrong. The field line consists of radial lines originating from the wire. देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि अगर ये करंट है तो यहाँ पे इस तरीके से फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। बी में ये बोल रहा है कि अगर ये करंट है तो फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, समथिंग लाइक दिस। सी में ये कह रहा है कि अगर मान लो कि फील्ड करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो उससे निकलते हुए एवरी डायरेक्शन में, मतलब जैसे एक पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड, मतलब ऐसे एवरीवेयर द फील्ड लाइंस आर गोइंग टू बी। मान लो ये करंट है, ये अगर करंट है ऐसे, ठीक है ना, इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी। सो दीज आर ऑल रॉन्ग। द
फोर्थ ऑप्शन इज द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। तो कैसे होती हैं, सेंटर होता है यहाँ पे और यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के सर्कल्स नहीं बनेंगे ना, ये इस तरीके से सर्कल बनते हैं, जैसे इस पॉइंट के अराउंड भी सर्कल बनेंगे, इस पॉइंट के अराउंड भी सर्कल बनेंगे, छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर because of straight wire, magnetic field lines are circular and center will be lying on the wire. D option is the correct. Question number 11, which of the given statement is incorrect regarding magnetic field lines? First, the direction of magnetic field at a point is taken to be the direction in which the north pole of a magnetic compass needle points. Yes, जहाँ पे मैग्नेटिक कंपस निडल का जो निडल है वो पॉइंट करेगा, दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्थ साइड ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपस निडल पॉइंट्स। क्लियर है, जिस तरफ मैग्नेटिक कंपस निडल का नॉर्थ साइड पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। हमें इनकरेक्ट पूछा है, ये आप ध्यान रखना है, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे होते हैं, बच्चे करेक्ट स्टेटमेंट टिक कर किया जाते हैं, सो डोंट डू दैट। बी ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। यस, जहाँ से स्टार्ट हुई, जैसे ये भी क्लोज्ड कर्व आप देख रहे हो, बार मैग्नेट के लिए भी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे जाती है एंड देन अगेन साउथ टू नॉर्थ इट गोज इनसाइड द मैग्नेट, सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी, if magnetic field lines are parallel and equidistant they represent zero field strength. No, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी भी है इट मीन्स देर इज सम फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मतलब देर इज सम फील्ड। जैसे हम सोलेनॉइड की बात करें तो वहाँ पे कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर पैरेलल इनसाइड दी सोलेनॉइड, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। नो, सो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। सी ऑप्शन बोल रहा है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म, देन दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। नो, अगर पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है इसका मतलब वहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। यस, अगर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही क्लोज फील्ड लाइंस बनाएंगे, अगर लेस मैग्नेटिक फील्ड है तो थोड़ी दूर दूर, डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गोइंग टू बी लेस। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आप फील्ड लाइन का डायग्राम बनाओ और आपको ये दिखाना है कि पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, पॉइंट बी पे कम है, और मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे डेंस बना देंगे, पॉइंट ए अगर ये है तो यहाँ पे आप बहुत डेंस बना देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, बहुत ही इस तरीके से बनाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, मतलब डायरेक्शन एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, इट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज लेस। तो अगर हमें लेस या मोर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो हम कैसे दिखाते हैं? बाय मेकिंग दी लेस डेंसर और मोर डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहाँ पे मोर डेंसर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और जहाँ पे डेंसिटी इज लेस वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सो द ऑप्शन विच इज करेक्ट इन दिस केस इज गोइंग टू बी द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इनकरेक्ट है इसलिए वो करेक्ट आंसर है ना। आंसर हमें क्वेश्चन ही पूछा है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रंट फेस ऑफ अ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। यहाँ पे लिखा है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, उसका फ्रंट फेस, लेट्स से दिस इज फ्रंट फेस, इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर वायर इज। अब अगर नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल कम आउट, नॉर्थ पोल से तो बाहर आती है ना, तो अगर हम ऐसा लेते हैं डायरेक्शन तो यस इट इज़ कमिंग आउट, इसका मतलब क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसको समझने का या याद रखने का और एक तरीका है कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिस भी साइड से आप देख रहे हो वहाँ से अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखा इट मीन्स दैट इज गोइंग टू बी नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज दिखा तो इट इज़ गोइंग टू बी साउथ पोल। याद रखने का तरीका, इट इज़ लाइक दिस। नॉर्थ को आप इस तरीके से बनाओ, ठीक है, और साउथ को आप इस तरीके से बनाओ, ठीक है। नाउ इसको ऐसे पॉइंट कर दो,
सो दिस डायरेक्शन इज, ये कैसा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हो ना, क्लॉक जैसे चलती है उसके ऑपोजिट, तो ये नॉर्थ दिखाएगा आपको, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और ये नॉर्थ पोल आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, और यहाँ पे ये है साउथ पोल, ये डायरेक्शन कैसा है, इट इज क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज ये होगा आपका क्लॉकवाइज, सो यहाँ से ऐसे लाए और ऐसे करके ये किया, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज शोन बाय साउथ एस, इसका मतलब साउथ पोल क्लॉकवाइज। और आपको सीधे क्या करना है, जैसे हम बनाते हैं ना, एन कैसे बनाते हैं, ऐसा शुरू किया, ऐसा किया, और फिर ले जाके यहाँ पे आपको एरो लगाना है। सिमिलरली यहाँ से शुरू किया, ऐसा लेकर के आना है और यहाँ पे एरो लगाना है। तो ये कैसा बना, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब साउथ, और यहाँ पे कैसा बना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ। सो दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर। सो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल बनेगा, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल बनेगा। उसके बाद लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंजेस वंस इन ईच, 2 रोटेशन, 1 रोटेशन, हाफ रोटेशन, 1/4 रोटेशन। तो जब मैंने आपको व्हेन आई एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रिक मोटर फंक्शन, उसमें क्या था कि एवरी हाफ साइकिल में, एवरी हाफ रोटेशन में इट वाज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि इफ़ वी वांट इट टू कंटिन्यूसली रोटेट लाइक दिस, तो वील हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन हुआ, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करो, तब फिर वो कंप्लीट करेगा। फिर यहाँ पे पहुँचे, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करो, देन इट विल रोटेट लाइक दिस एंड इट विल कंटिन्यू टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन। सो हाफ रोटेशन। 14th, C option is correct in question number 13. Question number 14, at the time of short circuit, the current in the circuit reduces substantially, does not change, increases heavily, varies continuously. So in case of short circuit, the current increases heavily. Option C is the correct answer. 15, which one of the given statement is not true? Again, incorrect statement आपको बताना है। A, in a house circuit, lamps are used in parallel. Correct. क्योंकि if we use in series, you know, one gets damaged, all the other will be useless. B option, switches, fuses and circuit breakers should be placed in the neutral wire. Neutral wire में if we put it in neutral wire, there will be no point, right? We'll have to put it in the live wire, and I have explained that you in the domestic electric circuit. So switches, fuses and circuit breakers should be placed in the live wire. So B option is wrong. So this will be the right answer because they have asked us the wrong option कौन सा है। C, an electric iron has its earth wire connected to the metal case to prevent the user receiving a shock. Every time when we connect a earth wire, the reason is only that कि उसमें if the metal body takes some current, that should go to the earth. So वो metal body में ही connect किया जाएगा। D option है none. So B option is correct because that is wrong. So 16th question, a DC generator is based on the principle of electrochemical induction, electromagnetic induction, magnetic effect of current, heating effect of current. So it is based on electromagnetic induction. Electricity और magnetism के बीच में there is a relation, है ना, कि हम लोग अगर current है और magnetic field है तो there will be motion, और motion है magnetic field है तो there will be current. So it is based on the electromagnetic induction. B option is correct. Question number 18, the maximum number of 40 watt tube lights connected in parallel which can safely be run from 240 volt supply with 5 ampere fuse. So again same question, we have 5 ampere fuse and 40 watt tube light. So maximum number हमें निकालना है। एक का करंट कितना होगा, पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज, दैट इज 240 वोल्ट। ओके, वोल्टेज भी गिवन है, 240 वोल्ट्स लेना है। सो दिस इज 240 वोल्ट्स। सो एक करंट कितना हो जाएगा, 1/6। सो वी वांट such how many bulbs tube light we can use. n into 1/6 is equal to 5 ampere. So n is equal to आया है 30 tube lights. So we can use 30 tube lights. Option D is the correct answer. The force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is the largest when the angle between the conductor and the magnetic field is.
तो ये मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम तब होगा जब उनके बीच में एंगल्स कितना होगा, 90 डिग्री का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, डायरेक्ट करंट मतलब देर इज नो चेंज ऑफ करंट, देर इज नो चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो जब डायरेक्ट करंट है तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार वो अपना जो साइन है करंट चेंज करता है, डायरेक्शन डीसी करंट में चेंज करता ही नहीं। इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। जनरेटर से हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करते हैं, एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर से वी जस्ट डिटेक्ट द करंट, वी कैन नॉट मेजर द करंट कि कितना है। एमीटर इज यूज टू measure the current and motor is used to produce the mechanical effect from electric supply. So option A is correct, generator. Question number 22, an electric generator converts mechanical energy to electrical energy. So option D में given है mechanical energy to electrical energy, बाकी जो भी हैं आप पढ़ लेना, those are not correct. Question number 23, the phenomenon of electromagnetic induction is, first, the process of charging a body, the process of generating magnetic field due to current passing through a coil, producing induced current in a coil due to relative motion between magnet and the coil. D, the process of rotating a coil of an electric motor. Electromagnetic induction, पहला क्या है, the process of charging a body, wrong. The process of generating magnetic field, we are not generating magnetic field. In the presence of magnetic field, there is a coil which can have current in it, and there is a magnet. When there is a relative motion between those two, तो electric current is induced. So option C में उसको explain किया है, producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and the coil. So C option is correct. The frequency of alternating current supply in India is 0, 50, 60, 100 hertz. It is 50 hertz. Option B is correct. 25. A 3-pin mains plug is fitted to the cable for a 1 kilowatt electric kettle to be used on a 250 volt AC supply. Which of the given statement is not correct? So हमें पावर और वोल्टेज दोनों गिवन है, करंट निकालना है, एंड देन विल गेट दी फ्यूज विच इज़ रिक्वायर्ड. सो 1 किलोवाट है मतलब 1000 वाट और 250 वोल्ट, तो करंट कितना आ जाएगा 1000 वाट divided by 250 volt. So it is 4 amperes. 4 एम्पियर करंट होगा जो कि उस इलेक्ट्रिक केटल में जा रहा होगा. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द फ्यूज शुड बी फिटेड इन द लाइव वायर. दिस इज करेक्ट. बी, अ 13 एम्पियर फ्यूज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू. भाई यहाँ पे करंट कितना है 4 एम्पियर. अगर 5, 6, 7 हो गया करंट, इफ़ वी आर यूजिंग फ्यूज ऑफ 13 एम्पियर रेटिंग एंड 4, 5, 6 हो गया, हमारा केटल खराब हो जाएगा. सो 13 एम्पियर फ्यूज कैन नॉट बी यूज्ड. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट बिकॉज दे हैव आस्क्ड द रॉन्ग स्टेटमेंट. C option, the neutral wire is colored black, that is correct. The green wire should be connected to earth pin, that is also correct. So all the three option A, C and D are correct. B is wrong because 13 ampere fuse नहीं use कर सकते. We should use 5 ampere, 4.55 वैसे 5 ampere का आता है. We should use 5 ampere rating वाला fuse. So these are the 25 questions. I hope all the questions are clear to you and I hope you could attempt all the questions and solve it. So thank you.